बात राजनीति की, बात भारत की, बात इंडिया की, बात G20 की और बात क्या वाकई में जैसा दिख रहा है ठीक वैसा ही है। जहां एक तरफ G20 की मेजबानी के बाद दावा यह बीजेपी का जो अब तक नहीं हुआ, वो देश में इतिहास में नाम दर्ज करवा दिया पीएम मोदी ने, मगर विपक्ष नाराज है, बीजेपी गदगद है। अब सियासत का पहिया यहां से घूमना शुरू होता है और घूमते घूमते पहुंचता है विशेष सत्र पर। विशेष सत्र का आयोजन होना है जहां सरकार दावा करेगी कि पीएम मोदी ने भारत का मान बढ़ाया, चंद्रयान का भी जिक्र होगा। मगर विपक्ष ने भी तैयारी की है। G20 के बाद भी वैसे भी विपक्ष ने तरह तरह के सवाल उठाए आयोजन को लेकर ही। G20 की बैठक खत्म हो गई। जो ट्वीट का मजलूम है मैं वो आपको पढ़ के बता रहा हूं। अब जब G20 की बैठक खत्म हो गई तो मोदी सरकार को घरेलू मुद्दों पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। खड़गे साहब ने ट्वीट करते हुए लिखा आगे, महंगाई, अगस्त में एक आम खाने की थाली का दाम 24% बढ़ गया। खड़गे साहब कह रहे हैं कि महंगाई पर ध्यान दीजिए। आगे कहते हैं बेरोजगारी पर ध्यान दीजिए। बेरोजगारी, देश में बेरोजगारी दर 8% है। युवाओं का भविष्य अंधकार में है। फिर महंगाई, बेरोजगारी के बाद वो जिक्र कर रहे हैं घोटालों का। कह रहे हैं घोटाले, मोदी सरकार और भ्रष्टाचार। दावा यह कि भ्रष्टाचार की बात, यानी कुल मिलाकर कांग्रेस भी तैयार है सियासी हथियार लेकर और बीजेपी दावा कर रही है कि आयोजन की कामयाबी से विपक्ष परेशान है। वहीं रविवार रात्रि भोज में सियासत का तड़का भी लगा था जब कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं दिया। 3-3। अब मंगलवार से इंडिया गठबंधन की बैठक का दौर भी शुरू हो रहा है। यानी सियासत में बहुत कुछ है, मगर भारत और सियासी महाभारत, इस मुद्दे पर भी सियासत अपने चरम पर है, क्योंकि राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि जब से हमने नाम रखा इंडिया गठबंधन का, तब से देश के प्रधानमंत्री परेशान हैं। क्या वाकई ऐसा है? आज इन तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले मसला क्रेडिट का भी है, यानी कि सेहरा अब किसके सर बंधेगा। आम आदमी पार्टी भी सामने आई, दावा किया कि अगर हम ना होते तो यह आयोजन सफल ना होता। सुनिए दो बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हम दिल्ली सरकार की तरफ से 2 करोड़ दिल्ली वासियों को बधाई देना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं कि दिल्ली वालों के अनुशासन की वजह से, उनके कोऑपरेशन की वजह से और सबसे ज़रूरी उनके टैक्स के पैसे की वजह से दिल्ली के अंदर दिल्ली को खूबसूरत बनाने का काम हो पाया। अधिकांश काम जो दिल्ली सरकार ने किया, उसके अंदर रोड्स के सौंदर्यीकरण का काम हो, पुराने मॉन्यूमेंट्स को साफ सुथरा करने का काम हो, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को रोशन करने का काम हो, इस सब काम में जो दिल्ली सरकार ने किया है और एमसीडी ने किया है, जितना पैसा लगा है वो 2 करोड़ दिल्ली वालों के टैक्स का दिया हुआ पैसा है। और इन 15-20 दिनों में दिल्ली वालों ने कई जगह ट्रैफिक जाम जैसी समस्या भी देखी और 3 दिनों तक
जब ये उत्सव चला, ये बहुत मुश्किल होता है कि आपके शहर में उत्सव हो और आप घर में बैठे हों, मगर फिर भी दिल्ली वाले अपने मेहमानों के लिए, विदेशी मेहमानों के लिए दिल्ली में अपने घरों में रहे और उन्होंने इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। हमने केंद्र सरकार से करीब 900 करोड़ रुपए का एस्टीमेट मांगा था, भेजा था उनको कि करीब 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे G20 की तैयारियों के लिए, जो कि केंद्र सरकार से कभी नहीं मिले। फिर ये डिसाइड किया गया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि G20 और देश बड़ा है, पैसा इनसे मिले या ना मिले, और फिर दिल्ली सरकार ने अपने पैसे से, दिल्ली वालों के पैसे से सारी की सारी जो है तैयारियां की। तो कोई अलग से हेड नहीं है जो मैं बता सकूं कि इतना हेड में पैसा लिया गया जो खर्च कर दिया गया। अपनी किटी से जो है डिपार्टमेंट, जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग में जो पैसा था उन्होंने अपने विभाग का पैसा खर्च किया, टूरिज्म ने अपने विभाग का खर्च किया, हेल्थ ने अपना किया। तो ऐसा कोई हेड नहीं था, मगर अपनी तिजोरी से, दिल्ली वालों की तिजोरी से पैसा खर्च हुआ। तो एक तरफ भारत पर सियासत, यानी कि भारत नाम पर सियासी महाभारत, और दूसरी तरफ क्रेडिट की लड़ाई। बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी ने इतिहास रच दिया, और कांग्रेस कह रही है कि असल मुद्दों पर आओ। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम ना होते तो आयोजन सफल ना होता। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा जो मेहमान बन रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से मुकेश सिंह इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। संजीव जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं। तो चर्चा की शुरुआत में प्रेम जी आपके साथ करना चाहूंगा। सियासत के लिहाज से देखा जाए तो G20 के बाद जो ये सियासत का T20 शुरू हुआ है, 2020 मैच दिलचस्प दिखाई दे रहा है। अब बीजेपी कह रही है कि ये कामयाबी है हमारी, यानी कि पीएम मोदी की G20, और दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है असल मुद्दों पर आओ। क्या लगता है आपको कि अब विशेष सत्र से पहले सियासत में संकेत क्या है? जी शुक्रिया तिलक जी। सबसे अहम बात यह है कि 140 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करने वाला भारत, उनकी ओर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार और हम मेजबान बनकर हमने एक सफल आयोजन किया। लेकिन अगर हम इस 140 करोड़ को मानते हैं तो इसमें सत्ता पक्ष भी शामिल है, विपक्ष भी शामिल है। और सच तो ये है कि सत्ता पक्ष से अधिक जन समर्थन विपक्ष के पास, संयुक्त विपक्ष आमतौर पर होता है 37% और 63%। तो सरकार को चाहिए कि ये बताए, बोले ये साझा उपलब्धि है। ये क्या आम आदमी पार्टी को अलग से क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़े? अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार, दिल्ली की सरकार का भी धन्यवाद करे कि उनसे भी हमें तो कैप्टन कौन है प्रेम जी? क्या जी, इस वक्त देश का कैप्टन कौन है? देश का कैप्टन निश्चित रूप से केंद्र सरकार चलाने वाली नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार है। हाँ, तो पीएम को फिर प्रधानमंत्री के लिए दिक्कत क्या है? अगर वो कह रहे हैं कि हमने सफल आयोजन किया या करवाया, तो अगर देश में, दुनिया में डंका बज रहा है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत क्रेडिट देने में नहीं है, क्योंकि क्रेडिट तो हम प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी देश में आयोजन होते थे, आज हैं तब भी होते हैं और आगे भी होंगे। तो पहले तो उनको क्रेडिट नहीं मिला, आज वो प्रधानमंत्री है तो उनको क्रेडिट है। तो हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने एक सफल आयोजन किया, अपनी ऊर्जा लगाई, अपनी क्षमता लगाई, देश के संसाधनों का सही इस्तेमाल किया और एक कूटनीतिक सफलता भी हासिल की है। यानी कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि कूटनीति का G20 खत्म हुआ, अब सियासत का T20 शुरू होगा। सियासत का T20 तो होगा ही, क्योंकि कोई भी आयोजन होता है तो उसके कुछ नफा नुकसान दोनों होते हैं। तो अच्छी बातें होती हैं तो कुछ पिन पॉइंट करने वाली भी बातें होती हैं। अगर हम नेहरू जमाने की पॉलिसी को आज भी बनाए हुए हैं, रूस के साथ अपनी याराना को
बनाए हुए हैं, तो ये परंपरागत पॉलिसी। तो ये विश्व के पटल पर एक संदेश गया कि नहीं गया? विश्व के पटल पर यह संदेश निश्चित रूप से गया कि भारत ने अपनी विदेश नीति से समझौता नहीं किया। जो रूस के साथ सहयोग जारी रखा, तो अमेरिका से भी सहयोग जारी है, और यूक्रेन के साथ भी संबंध बना हुआ है, और युद्ध को लेकर के एक हमारी पॉलिसी है कि युद्ध नहीं होनी चाहिए, अहिंसा के पक्षारोकार है। इसमें जो थोड़ा संकोच भी है, तो वो संकोच अपनी जरूरतों और देश हित के ख्याल से एक आवश्यकता बनी हुई है। ठीक, मुकेश जी कैसे आप? बस अच्छे हैं चावला जी। मुकेश जी, वो हम लोगों के यहाँ बारात निकलती है ना, बारात शादी, जी जी, तो उसमें कहा जाता है कि फूफा नाराज हो जाते हैं। यह प्रथा रही है कि अधिकांश बारात में फूफा नाराज हो जाते हैं। तो आप लोग बार बार फूफा वाली भूमिका में क्यों आ जाते हैं? बारात जा रही है, बारात का मजा लीजिए आप भी, आप क्यों फूफा बन जाते हैं हर बात पे नाराज? नहीं, बारात जा रही है और हम लोग उसमें बाराती भी थे, ऐसा थोड़ी है। हाँ। हम लोगों ने लोगों का मेजबानी भी किया बेहतरीन तरीके से, उसमें कौन इनकार कर रहा है? तो सफल आयोजन के लिए पूरे देश को बधाई। नहीं, तो आपके नेता कह रहे क्रेडिट हमें दो। देखिए, अभी आपका मैं सुन रहा था बात कि कैप्टन कौन है, तो कैप्टन को भी बड़ा दिन दिखाना चाहिए। कैप्टन अकेले बैटिंग करके, बॉलिंग करके, फील्डिंग करके मैच नहीं जीत सकता। हाँ। सारे टीम को क्रेडिट देना होता है। हाँ। अगर वो कह देते कि दिल्ली में आयोजन हुआ और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को भी इस आयोजन में सहयोग करने के लिए बधाई। नहीं, आम आदमी पार्टी, वहां बीजेपी आम आदमी पार्टी वाला मसला नहीं था ना। आप मुख्यमंत्री के तौर पर बोल सकते हैं, है ना? दिल्ली के आप ये बोलो कि आम आदमी पार्टी का झंडा भी लगना चाहिए था। दिल्ली के मुख्यमंत्री की तो बात की जा सकती थी। हाँ, तो ये बोलिए ना, आप कल को बोले कि भैया वहां पे G20 में आम आदमी पार्टी का झंडा लगा दो। उस बात को न पकड़िए, भाव को समझिए। प्रेम जी यही कह रहे थे ना। हाँ। अगर प्रधानमंत्री जी लोगों को क्रेडिट दे देते कि सारे लोगों के सामूहिक प्रयास से सफल आयोजन हुआ, तो निश्चित तौर पे ये बातें न उठती। नहीं, कुल मिलाकर आयोजन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि भैया अगर हम ना होते तो इतना बेहतर आयोजन ना होता। ये वाला मसला नहीं समझ पा रहा हूं। कौन सा बयान किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। नहीं, मैं पढ़ देता हूं सर। आम आदमी पार्टी का दावा है कि G20 की तैयारियों के लिए केंद्र सरकार को 900 करोड़ रुपए का हमने एस्टीमेट भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं मिला। तब केजरीवाल जी की सरकार ने कहा कि G20 और हालात जो है देश की प्राथमिकता में है, तो दिल्ली सरकार PWD टूरिज्म हेल्थ विभाग ने अपना पैसा खर्च किया है। यानी कि आप ना होते तो फिर यह आयोजन भी ना होता, राइट? नहीं, देखिए, मोदी जी ना होते तो क्या G20 का आयोजन ना होता क्या? हाँ। ये सवाल नहीं है, होता। देश का सवाल था, जो भी होता वो करता। हाँ। उसका सहयोग होता। बात यह है कि केवल एक व्यक्ति क्रेडिट ले लेता है, जबकि 140 करोड़ लोगों का इसमें सहभागिता था। हाँ। कई शहरों में 200 मीटिंगें हो गई, सभी शहरवासियों का इसमें सहयोग था। तो सबके नहीं मुकेश जी, ऐसा भी तो होता है, एक राज्य के भीतर जो है मोहल्ला क्लिनिक खुलता है उदाहरण के तौर पर, और पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री जाकर कहते हैं कि मैं इसका उद्घाटन करूंगा। मतलब करना उस राज्य के मुख्यमंत्री को चाहिए, लेकिन वो पड़ोसी राज्य के कहते हैं मैं करूंगा उद्घाटन। वो वाला भी मसला होता है ना क्रेडिट का। तो नहीं, वो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। और मैं फिर कह रहा हूं कि G20 से अब आगे की भी बात करनी पड़ेगी चावला जी। ठीक, ओके संजीव जी। ओके, एक कमेंट ले लूं जरा, एक कमेंट। ठीक है। ये संजीव जी, आपके 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि आयोजन फीका पड़ गया। वजह? कांग्रेस पार्टी ने, देखिए तिलक जी, कांग्रेस पार्टी ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि आयोजन फीका पड़ गया। देश के अंदर G20 की मेजबानी हुई और देश के 40 करोड़ की संख्या ने दिल खोल करके मेहमानों का स्वागत किया, और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जितनी भूमिका हर एक व्यक्ति ने निभाई, भारत सरकार ने भी निभाई और हर एक विपक्षी पार्टी ने निभाई। हाँ। तो ऐसा कांग्रेस पार्टी ने कहीं नहीं कहा कि ये आयोजन फीका पड़ गया, हमारे 3 मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे तो आयोजन फीका पड़ गया। ऐसी कोई बात कांग्रेस पार्टी ने नहीं, तो फिर 3 मुख्यमंत्री क्यों नहीं आए? जब नीतीश जी, ममता दीदी आई तो आप भी आ जाते, क्या हो गया? मसला तो देश का था ना, या पीएम का थोड़ी था? देखिए, मसला देश का था। देश से पहले
वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास अपने राज्य भी हैं, उन राज्य की जिम्मेदारी भी है, उन राज्य के जो पॉपुलेशन है उनकी जिम्मेदारी भी है। अच्छा, पहले है उन मुख्यमंत्री के तौर पर, अगर उनको कोई काम था, कोई बिजी शेड्यूल था, उस वजह से अगर वो नहीं पहुंच पाए तो इसको इस बात से नहीं जोड़ना चाहिए कि वो नहीं आए, इसको आप इस तरीके से जोड़ करके देखिए। अगर वो नहीं आए तो हो सकता है कोई बिजी शेड्यूल होगा, उस पर्पज से वो नहीं आ पाए। अच्छा अच्छा, तो इसी वजह से नहीं आए, मतलब सारे मुख्यमंत्री, अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री फ्री थे, वो आ गए, लेकिन आपके राज्यों के मुख्यमंत्री बिजी थे, राइट? देखिए तिलक जी, मुख्यमंत्रियों के पास अपने राज्य की जिम्मेदारी भी होती है। हाँ। अगर किसी कारणवश वो नहीं आ पाए तो उसको दूसरे तरीके से नहीं देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि G20 का आयोजन फीका पड़ गया। कांग्रेस पार्टी और पूरे देश के, तो फिर ये भारत वाले मसले पर इतना नाराज क्यों हो रहे हो आप? देखिए, भारत वाले मसले पे हम नाराज नहीं हो रहे हैं। हमने, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सिर्फ यही बोला कि भारत सरकार को या मोदी सरकार को अपनी मंशा क्लियर करनी चाहिए कि वो करने क्या वाले हैं। देखिए, देश के अंदर एक तरीके नहीं, से वो साफ साफ लिखा है पीएम के आगे तो भारत तो है ही ना। देखिए, भारत तो है ही, हम तो कह रहे हैं, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल कहता है इंडिया दैट इज भारत। हाँ। तो वो तो पहले से क्लियर है, बट देश के अंदर इन चीजों को लेकर के हौस पौच नहीं मचानी चाहिए कि इंडिया का नाम भारत कर दिया जाएगा। अरे वो ऑलरेडी भारत है, आप उसको भारत कैसे करेंगे? तो हमने नहीं, कांग्रेस तो पार्टी आपके सामने जैसे कर रहे हो वैसे ही करेंगे ना, कि जहां इंडिया लिखा वहां भारत कर देंगे, वो कर ही रहे हैं आपके सामने। तिलक जी, हमने तो मना ही नहीं करा। हाँ। इंडिया ऑलरेडी भारत है, हमारे देश के संविधान का प्रियम्बल भी कहता है इंडिया दैट इज भारत। हाँ। तो कांग्रेस पार्टी को तो पहले कभी प्रॉब्लम ना थी, ना आज या ना कभी होगी। हाँ। हमने सिर्फ इतना कहा कि जिस तरीके से एक स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है और जिस तरीके से चर्चा क्रिएट करी जा रही है, इंडिया का नाम भारत कर दिया जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि आने वाले दिनों के अंदर ये आप इन चीजों को लेकर के कुछ करने तो नहीं वाले। सिर्फ एक सवाल पूछा गया था, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं करा कि इंडिया जो है वो भारत नहीं होना चाहिए या भारत इंडिया नहीं होना चाहिए। इस तरीके का कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं, राहुल जी तो विदेश में जाके कह रहे हैं ना कि ये इंडिया वाला इसलिए भारत बोल रहे क्योंकि हमने इंडिया गठबंधन नाम रखा। देखिए, आप मेरी बात आप समझिए तिलक जी। नहीं, मैं आपकी बात समझूं या राहुल जी की? राहुल जी कह रहे हैं ना, मैं तो राहुल जी की बात समझूंगा। मैं उसी बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ। 2014 के अंदर मोदी सरकार आती है और 2023 के अंदर आकर के जब पूरे विपक्ष मिलकर के गठबंधन का नाम इंडिया रखता है, तभी ये चर्चा क्यों शुरू होती है कि इंडिया का नाम इंडिया का नाम भारत कर दिया जाएगा। उससे पहले ये चर्चा शुरू क्यों नहीं की गई? तो उसी बात को लेकर के चर्चा की गई कि विपक्ष जो सत्ताधारी पार्टी है अब उसको डर सताने लग गया, क्योंकि अहम मुद्दों से सरकार जो है वो बिल्कुल तरीके से भटक चुकी है। बेरोजगारी को लेकर के सरकार बात नहीं करती, महंगाई को लेकर के सरकार बात नहीं करती। अभी आप देखेंगे जो G20 का आयोजन हुआ दिल्ली के अंदर, उस तरीके से एक ग्रीन शेड बिछा करके जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां थी उसको ढक दिया गया। सरकार की सबसे प्रथम प्राथमिकता ये होती है कि झुग्गी झोपड़ी नहीं, वो सजावट का काम तो मुकेश ही कह रहे हैं, वो हमारा क्रेडिट है ना, फिर आप सरकार को क्यों? नहीं, वो सजावट नहीं है, आप समझिए बात को। वो कह रहे हैं कि सब कुछ हमने किया, तो फिर वो मुकेश जी का मसला है। वो तो नहीं, वो जो पर्दे ढके गए आप जो कह रहे हो, वो पर्दे ढकने का काम तो फिर इनका होगा। वो पर्दे ढकने का काम केंद्र सरकार ने किया। अच्छा, मतलब मुकेश जी का कोई लेना देना नहीं। मुकेश जी ने जो बात करी वो सौंदर्यीकरण को लेकर के करी, क्योंकि अगर आप देखें तो दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर करा कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेकर के बाकी सारा कंट्रोल जो है वो दिल्ली सरकार का रहेगा। तो दिल्ली सरकार की भी उतनी ही भूमिका थी जितनी की केंद्र सरकार की थी इस आयोजन को करने के लिए। ठीक, तो मुकेश जी ने ये वाली बात कही कि दिल्ली सरकार ने भी अपना योगदान दिया। तो एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार यही सवाल होगा कि आखिरकार क्रेडिट का कनेक्शन जो है, क्या मसला वही है या फिर विशेष सत्र जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है और कांग्रेस अब मुद्दे गढ़ रही है? एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहे हैं।
तो भारत पर सियासी महाभारत जारी है और जिस तरह से G20 को लेकर सियासत हो रही है, G20 खत्म होने के बाद वो सियासत का 2020 दिखाई दे रहा है। सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। 4 मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। प्रदीप भट्टागर जी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए, बीजेपी के चेहरे। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक से पहले तमाम सवाल और सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे थे। मुकेश जी और संजीव जी कह रहे थे कि सारा क्रेडिट खुद ले जाएंगे, कुछ देशवासियों को भी दे देते। 140 करोड़ देशवासी हैं और उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, तो थोड़ा बहुत क्रेडिट सबको दे देते। आदरणीय चावला जी, सबको सादर प्रणाम। और बड़े वरिष्ठ बैठे हैं मेरे साथ, उनको ये प्रणाम करता हूँ। पूरे देश को आपके माध्यम से प्रणाम करता हूँ। ये क्रेडिट आदरणीय मोदी जी का नहीं है, ये पूरे देश का है। जो देश का प्रधानमंत्री सबका साथ और सबके विकास की बात करता हो, जो देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता को साथ लेके चलता हो, उसकी जीत है। ये अकेले प्रधानमंत्री जी ने स्वागत नहीं करा जो मेहमान आए, ये पूरे सब देश के 140 करोड़ जो देश के हमारे भारत वर्ष के लोग हैं उन्होंने करा। वो कैसे करा कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने या ट्रैफिक रूल ने या हमारे मंत्रालयों ने जो गाइडलाइन निकाली, उसका पूरे देश में एनसीआर दिल्ली ने अनुपालन करा, बहुत अच्छे से करा। और देश में जो अच्छी पॉजिटिविटी जो जानी चाहिए थी हमारे मेहमानों के साथ, वो गई। खड़गे जी कह रहे हैं कि अब G20 तो खत्म हुआ, अब असली 2020 पर आइए, देश के मुद्दों पर बात करिए, बेरोजगारी पर बात करिए, महंगाई पर बात करिए, घोटालों पर बात करिए, उस पर बात करिए ना। बिल्कुल, सब चीजों पे बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सदैव तैयार थी और तैयार रहेगी। ये वही खड़गे जी हैं और वही कांग्रेस है जो जब सरकार बनी थी तब ये कहते थे कि वादे करके आए थे कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूली करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने कहा जब 5 साल पूर्ण हुए, दोबारा चुनाव हुए, उन्होंने कहे कि भ्रष्टाचारियों को ही पकड़ेंगे, भ्रष्टाचारियों को। यानी अब G20 के सफल आयोजन के बाद आप महंगाई, पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर भी बात करेंगे, राइट? अब आइए महंगाई पे। केंद्र सरकार के साथ जो राज्य है और राज्य की जो सरकारें हैं उनका काम भी है। हाँ। और दोनों के समन्वय से। और हमारे देश के और राजधानी के आसपास कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी अपने राज्यों के अंदर नौकरियां और जितने भी कमाई के साधन है उसकी पूर्णता नहीं देना चाहते। वो ना मध्यम वर्गीय लोग को देना चाहते और ना ही नौकरी देना चाहते। एक राज्य हमारे बड़ा में 2 राज्य ऐसे हैं, एक जब सरकार छोड़ के गई हमारी तो वहां 5 से 6% बेरोजगारी थी, तो 27-28% पहुंच गई। तो आप अगर केंद्र पे डेटा फोड़े हैं तो ये ठीक नहीं होगा। नहीं, अगर एक उंगली चावला जी की तरफ करो तो 3-4 उंगली भीतर भी मुड़ती है साहब। हाँ। ये क्यों बोलते हैं? नहीं तो फिर आप भी तो कहते थे 2014 से पहले की बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। तब वो किसकी तरफ उंगली उठाते थे आप? वही कह रहा हूँ ना मैं। हाँ। वो बिल्कुल, देखिए विपक्ष में तो हमने खूब मजबूती से लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के काय की दिक्कत थी? कांग्रेस नहीं, पेट्रोल डीजल की आप कह रहे हो, बात मत करो। महंगाई जो है, सर आप करेक्ट करिएगा, आप समझदार प्रवक्ता हैं इसलिए कह रहा हूं। हमने नहीं बोला कि आप महंगाई की मारो, किसी चीज के बारे में बोलिए, मगर जो है पॉजिटिव तो बोलिए, नेगेटिविटी तो ना रख फैलाइए। देश के अंदर फैलानी शुरू कर रखी है। नहीं, इसमें नेगेटिव की बात कहां से आ गई? अगर महंगाई दर एक मिनट प्रदीप जी, अगर महंगाई दर 7.5% के आसपास हो तो क्या नहीं बोलना चाहिए? क्या बेरोजगारी 8% हो तो क्या नहीं बोलना चाहिए? चावला जी, मैं छोटी सी चीज भूल जाऊंगा, पूरी कर दूं, छोटी सी बात, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। जी सर। जो माननीय राष्ट्रपति जी ने जो भोज रखा था और उस भोज के अंदर जो हमारे देश के मुख्यमंत्री और जो विदेशों से आए मेहमान थे, हाँ। आप समझ सकते हैं कि किसकी हवा निकली है, किसकी नहीं निकली है। मैंने अभी कहा था ना, एक उंगली अगर मैं चावला जी की तरफ करूंगा तो 4 उंगली मेरी तरफ भी। नहीं, मैं बात महंगाई बेरोजगारी की कर रहा हूं, आप कह रहे हो G20। प्रदीप जी। हाँ जी, बोलिए, बताए। मैंने कहा मैं बात महंगाई बेरोजगारी की कर रहा हूं, पेट्रोल डीजल की कर रहा हूं, आप कह रहे हो G20। हाँ, शुरू कीजिए, क्या बताइए, क्या सवाल है आपका? बोलिए, मैं जवाब दूंगा। उससे क्या दिक्कत है? उसमें भागूंगा नहीं। नहीं, आप भागते नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन आपने कहा कि इनकी हवा निकल रही थी जब देश में, दुनिया में प्रधानमंत्री की हवा बन रही थी, हैं? ठीक,
संजीव जी उस पर जवाब देना चाह रहे हैं और फिर उसके बाद मैं प्रेम जी आपके पास आऊंगा। संजीव जी जवाब दीजिए। वो कह रहे परेशान हो आप, बारात निकली फूफा वाली भूमिका में हमेशा रहोगे, नाराज हो जाओगे। मैं जवाब देना चाहूंगा तिलक जी। जैसे अभी आपने प्रदीप जी से पूछा कि G20 की मेजबानी बहुत अच्छे तरीके से हुई और अब वो G20 खत्म हो गया। आने वाले दिनों में पता लगेगा कि G20 के परिणाम क्या है, कौन से देश उसके ऊपर अमल करते हैं और आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से ये G20 का जो आयोजन हुआ, तो कि मेरा मानना है कि पूरे 140 करोड़ लोगों का सहयोग था इसके अंदर, अकेले भारत सरकार का सहयोग नहीं था। हमारे देश की सरकार को टीवी पे G20 का आयोजन खत्म होने के बाद आना चाहिए था और इस तरीके से इनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज आना चाहिए था कि सारे देशवासियों का शुक्रिया G20 को सफल बनाने के लिए। नहीं तो आने वाले दिनों तो आप भी चले जाते ना, आपने 3 मुख्यमंत्रियों को मना कर दिया मत जाओ। देखिए नहीं सर, तिलक जी टीवी पर बैठ करके आप ऐसी बातें ना करें कि हमने मुख्यमंत्री को मना कर दिया। मैंने आपको बताया कि हिमाचल के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस समय कितनी त्रासदी आई हुई थी, बारिश के कारण करोड़ जो लाखों लोग थे वो बेघर हो गए। तो मुख्यमंत्री की पहली प्राथमिकता ये बनती है कि वो अपने राज्य के अंदर और बाकी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे वो वहां पर मौजूद थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इस आयोजन से खुश नहीं थी। कांग्रेस पार्टी और देश का जितनी विपक्षी पार्टियां और देश का जो 140 करोड़ की जनसंख्या है वो इस आयोजन से बहुत खुश थी और उन्होंने दिल खोल करके स्वागत किया विदेशी मेहमानों का और दिल खोल करके सहयोग किया के अंदर भी ऐसे आयोजन हो सके। अब मैं बात करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने प्रदीप जी से सवाल करे बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, तो वो सीधा चल गया फिर घूम करके चले गए G20 के ऊपर। चावला जी छोटी सी बात भारतीय जनता पार्टी कभी बात नहीं करना चाहती। 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी आती है तो महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं। जो 5 अहम मुद्दे थे उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से विफल रही है। मैं प्रदीप जी से बोलना चाहता हूँ, छोटा निरंजन चौधरी हिमाचल के मुख्यमंत्री रोकने की कोशिश करी, छत्तीसगढ़ ले ले, बिहार ले लो, सब जगह से आए, क्यों नहीं रोक लिया आपने? इनकी सरकार क्या किया? अब आइए बेरोजगारी की बात करें, अब सवाल करना सुनोगे ना भैया। हिमाचल के अंदर इनकी सरकार बेरोजगारी पे कर्नाटका के अंदर इनकी सरकार थी, इन्होंने क्या कदम उठाया? तो प्रेम जी एक मिनट, मसला तो देश का था ना, यह मसला देश के प्रधानमंत्री से ही जुड़ा था, सिर्फ देश का मसला था, दुनिया की बात थी। अगर एक मिनट में जिन्हें खड़ा होना चाहिए रणछोड़ दास भाग गए देश से पहले ही। अब ये रणछोड़ दास लोग भाग है, देश की बागडोर संभालना चाह रहे हैं, देश का रुख दूसरा हो चुका है, देश की सोच है हो चुकी है। आप देश की सोच के साथ नहीं चल सकते, आपको सोच चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, एक मिनट ये कह रहे हैं आप नहीं आए तो हम क्या करें? अरे चावला जी बेरोजगारी की बात कर रहे थे, मैंने अभी राज्यों की बात करी, जरा अशोक गहलोत से पूछिए ना, अशोक गहलोत जी से पूछिए ना कि 27% बेरोजगारी कैसे हो गई? एक मिनट फैक्ट के साथ, एक मिनट प्रदीप जी एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, फैक्ट के साथ बात करेंगे। 2018 45 साल के सबसे उच्च स्तर पर बेरोजगारी दर थी 8.4। क्या मैं गलत हूं? क्या हुआ प्रदीप जी? अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ आप ही है ना सत्ता में? जी हाँ बताइए। 2018 में सबसे उच्च स्तर पर 45 साल का रिकॉर्ड टूटा था बेरोजगारी का। बेरोजगारी कौन सी मानते हैं आप? सरकारी नौकरियों को बेरोजगारी मानते हैं क्या? मैं वो नहीं मानता जिसमें आपने कहा 2 करोड़ रोजगार। क्या रोजगार क्या सरकारी नौकरी ही भारत सरकार या राज्य सरकार की ही नौकरी होती है? नहीं तो फिर आपने उस वक्त नहीं बताया था ना ये फॉर्मूला। आप वो तो सबसे बड़ी चीज है, आप रोजगार किसे कहना चाहते हैं? ये पहले तो कंफ्यूजन ये दूर कीजिए और विपक्ष भी कंफ्यूजन दूर करे कि रोजगार किसको कहना चाहती है। सर कम से कम उसको तो नहीं मान सकता जिसमें आप ये कहें कि पकोड़ा एमबीए पढ़ा हुआ पकोड़ा तले तो वो रोजगार है, मैं उसे नहीं मानूंगा। मुझे तो बताइए कि एक कईयों में चाय की दुकान में BA चाय वाला लिख रखा है और 4-5 हजार रुपए रोज कमा रहा है, क्यों लिख रखा है भाई? क्या भाई नौकरी में इतने नहीं मिल रहे मेरे को, यहाँ में 2 नौकर रख रखे 24 घंटे चाय की दुकान चलती है। ठीक है सर, अच्छी थ्योरी है आपकी। पहले ठीक है सर, सुन लीजिए एक मिनट चावला जी, एक मिनट, एक लास्ट बोल रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा सवाल ये है कि आप रोजगार किसको कहना चाहते हैं? आज सरकार को 9-10 साल होने चाह रहे हैं, मगर रोजगार को ये नहीं कर, रोजगार तो करते हैं। आप रोजगार कौन से भी बात करना चाहते हैं? तो सर ये बेरोजगारी जो 8% के आसपास है, इसका क्या मतलब है फिर? सर मैं वही तो आ रहा हूँ मैं,
8% क्यों है? क्या राज्य सरकार नौकरी क्यों नहीं दे रही है? जो देश की आप गिना तो रहे हो 8%, 9%, तो राज्य सरकारों को भी जवाब देना चाहिए ना। अच्छा, तो मतलब जिम्मेदारी सिर्फ राज्य सरकारों की है? नहीं चावला जी, सारे सवाल हमारे लिए बने, हम किसी सवाल नहीं कर सकते। ठीक, प्रेम जी प्लीज, पहले प्रेम जी, मुकेश जी आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट सर, लास्ट खत्म सर, आप ही के पास था प्रदीप जी, ना प्रेम जी को सुन लीजिए सर, मैं लास्ट खत्म कर रहा हूँ। हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता इतना तो बोल गए बेरोजगारी पे। अभी मैंने अशोक गहलोत के बारे में पूछा, एक जवाब नहीं दिया। चुनाव वाले तो सिलेंडर सस्ता कर दिया आपने। आप बताइए ना, कितनों को रोजगार दे दिया अपने राज्यों के अंदर? अरे 6 राज्यों में सरकार चला रहे हो आपने अब तक तो पेंशन तक तो देनी शुरू नहीं करी। वो कर्नाटक में एक वादा पूरा नहीं कर रहा है। 20 से 25 हजार जो बेचारे सरकारी कर्मचारी हिमाचल में, उनकी सैलरी रोक रखी है 4-4 महीने से। यहाँ आके सवाल हमसे कर रहे हैं सर, एक सवाल का जवाब होता नहीं है। प्रदीप जी गुस्सा मत होइए, आराम से। नहीं चावल, गुस्से की बात नहीं है। हाँ। आप हमसे सवाल करो तो साहब ठीक है, हम सवाल करें तो सवाल का जवाब नहीं मिलेगा हमें। नहीं सर, मिलेगा आपके सवाल का जवाब। सवाल तो आप सत्ता में तो सवाल करूंगा ना आपसे। देंगे जवाब चावला जी, ये क्या जवाब देंगे? कांग्रेस के लोग बैठ के ये तितर बितर भाग जाते हैं ना, एक जवाब देता कल भी रोज एक मिनट चावला जी, आज बड़ा जोर करने दो। मेरे साथ 4-4, 6-6 प्रवक्ता बैठते कांग्रेस के समर्थक, एक क्लियर बात नहीं करता फेस टू फेस आंख मिला के। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बैठा हूं, जवाब दूंगा, आंख से आंख मिला के जवाब बात करूंगा और पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। और कौन कांग्रेस प्रवक्ता है? पॉइंट टू पॉइंट बात करें। एक ही तो है वो कांग्रेस वाले। मैं कह रहा हूं जवाब देते नहीं है। नहीं तो एक मिनट रुकिए ना, कुछ ही नहीं, एक मिनट रुकिए। आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जहां आप टारगेट कर रहे हैं मैं साफ बोलता हूं। प्रेम जी एक निष्पक्ष पत्रकार हैं, तो आप टारगेट ना करें तो बेहतर होगा सर, प्लीज। प्रेम जी निष्पक्ष प्रवक्ता पत्रकार नहीं है, कांग्रेस समर्थक है। हाँ, ये बोलिए आप सर्टिफिकेट अपना पास रखिए, ठीक सर। वो जनता को तय करने दीजिए, मतलब जो सवाल करे वो उसके ऊपर टैग लगा दीजिए विपक्ष का। एक प्रेम जी के साथ बैठ रहा हूं, सालों से बैठ रहा हूं प्रेम जी के साथ। हाँ, तो फिर एक मिनट सर, उनको सुन लीजिए ना। पता है, हाँ ठीक, एक मिनट। प्रेम जी, विषय यही है कि आप असल मुद्दों की बात कांग्रेस कर रही है, लेकिन मसला यही है कि विपक्ष जहां मुद्दों की बात कर रहा है तो वहां G20 का जिक्र बीजेपी कर रही है और चंद्रयान का भी। प्लीज। देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि चंद्रयान भी उपलब्धि है और जो G20 का आयोजन हुआ है ये भी एक सफल आयोजन है। मगर ये उस परंपरा की कड़ी है जो भारत की तासीर रही है। भारत की जो वैदेशिक नीति है उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। रूस हमारा मित्र था, आज भी मित्र है, और उसी का लिहाज करते हुए यूक्रेन रूस युद्ध में हम रूस का निंदा से बचते रहे हैं। रूस के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव आया है तो हम उससे बचते रहे हैं। इसमें कोई फर्क नहीं आया सिचुएशन में। तो ये पुरानी नीति को नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। ये भारत की नीति है, ये बीजेपी और कांग्रेस की नीति नहीं है, ये भारत की नीति है। दूसरी बात है कि इंडिया के मुख्यमंत्री मोटे तौर पर प्रतिनिधित्व करते दिखे, निमंत्रण दिया गया, लेकिन एक क्षोभ भी था कांग्रेस में। वो क्षोभ था मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको जब राष्ट्रपति जी के निमंत्रण में नहीं बुलाया गया, वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, तो इसकी प्रतिक्रिया औपचारिक रूप से कांग्रेस ने व्यक्त नहीं की, क्योंकि ये विश्व का आयोजन था। अगर विरोध करते तो एक बात होती कि अपनी आयोजन का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने विरोध नहीं किया, प्रतीकात्मक उपस्थिति रही। कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार भी थे, हेमंत सोरेन भी थे, सब लोग थे। तो इस वजह से, लेकिन एक जो क्षोभ था वो क्षोभ नहीं। विरोध का मतलब क्या होता है सर? हम किसी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? हिस्सा अगर विरोध करते हुए न बने तो एक अलग बात है। हाँ। अगर किसी कारण से न बने और वो कारण बताया जा रहा है, आप उसको झूठ सच आंकते रहिए, लेकिन उनकी तरफ से वो कारण बताया गया कि हमें रूट नहीं मिल रहा था, जाम था, एक और जो भी कारण बताया गया। अच्छा, मतलब नीतीश कुमार, ममता दीदी के साथ कोई दिक्कत नहीं थी, कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों के साथ दिक्कत थी, राइट? सुखविंदर सिंह सुक्खू तो पहुंचे हैं ना। हाँ, सुक्खू पहुंचे हैं। वो कह रहे थे कि आपदा में, हाँ, आप ही के सामने अभी कांग्रेस नेता बोले वहां तो आपदा है, इसलिए तो मैं जिस राज्य में आपदा है वहां राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़, राजस्थान,
कर्नाटक वहां के मुख्यमंत्री नहीं आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कांग्रेस कह रही है कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हाँ। तो जबरन दूसरे क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस विरोध कर रही है? जब कांग्रेस विरोध से इनकार कर रही है तो जबरन उन पर सौंपा जा रहा है कि कांग्रेस विरोध कर रही है। सर मैं वही तो पूछ रहा हूँ, विरोध का मतलब क्या है? अगर मैंने अगर प्रेम सर को किसी कार्यक्रम में आने का न्योता दिया और वो इस कार्यक्रम में ना आए और फिर भी कहे कि नहीं हम आपके साथ हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, इसका मतलब ये है, अगर हम ये कहें कि हमारे पैर में चोट लग गई और हम ना आ पाए तो अच्छा, सोचेंगे मेरी तो मतलब सर आप मैदान में दौड़ लगा रहे हैं और फिर कहेंगे कि पैर में चोट लग गई हमारे? हाँ, कारण होना चाहिए अनुपस्थिति का, लेकिन हाँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना आपसे। आपके यहाँ ठीक, मैं विरोध करता हूँ, हाँ, तो वो बात अलग है। ठीक, एक मुकेश जी आपके पास आ रहा हूँ। प्रदीप जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। प्रदीप जी प्लीज जल्दी से। वो कह रहे कांग्रेस ने कहा हम इसका विरोध करते हैं, जवाब दीजिए। भारत की प्रथम पार्टी, इस देश के आंदोलनकार पार्टी, इस देश ने आजाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका के आजाद कराने में रही, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस का सबसे बड़ा पर्व होता है, जो पूरी दुनिया के जो भारतवासी बनाते हैं, जो शख्स वहां नहीं पहुंच सकता वो आदमी कहां पहुंचेगा? जो शख्स ये कहता हो कि कर्नाटक का एक क्या नाम है खिलाड़ी जीता है तो ये कर्नाटक की जीत है, भारत की जीत नहीं है, उस आदमी के बारे में क्या करो? जो आदमी ये कहता हो कि भाई आरएसएस हिंदूवादी ये नेता अगर मोदी को नहीं देखो तो ये पनप जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की आप क्या सोचेंगे मेंटलिटी को? तो चीजें भी समझनी पड़ेगी। और मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है नहीं बुलाया गया, लायक भी नहीं है अभी ये बुलाने के। क्यों? कारण सबसे बड़ा ये है कि आज के टाइम में ये पॉजिटिव बात करते, नेगेटिव बात करते हैं। कोई विषय ले लीजिए आप, किसी कानून के बारे में ले लीजिए, कैसी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ साहब, कल से बैठाइएगा मत बैठाइएगा मुझे, नेता प्रतिपक्ष है, मैं तो साफ कह रहा हूँ बिल्कुल। सर नेता प्रतिपक्ष, सर आज सत्ता में आप हैं, कल कोई और होगा, मैं वही आ रहा हूँ, है ना? अमित पी के तो कोई आया नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं नहीं बुलाया गया, अच्छी बात है। मैं इस बात का भी जवाब दे देता हूँ। जब आपने पार्लियामेंट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाया, आपने जिस बहाने जिस तरीके से बुलाया, तो सुनना भी तो चाहिए ना आपको। आप मणिपुर पे सब चीजों पे क्या था कि जब किताब खुल रही थी तो अच्छा तो था ही नहीं कांग्रेस के लिए। नहीं प्रेम जी, ये बात थोड़ी मेरे को, हाँ एक मिनट, प्रेम जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर हमारा मुकेश जी पूरा वक्त आपको दूंगा। मैंने सिर्फ इतनी बात कही कि नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद होता है और प्रतिपक्ष लोकतंत्र का हिस्सा है, क्योंकि वन पार्टी वन सिस्टम नहीं चल रहा है, वन नेशन वन वॉइस नहीं चल रहा है, लोकतंत्र। 15 अगस्त को लोकतंत्र कहाँ चला गया था? पूरा लोकतंत्र चलता है। तो 15 अगस्त नहीं बुलाया गया, इसीलिए पॉइंट है कि नेता सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष जब तक रही, 26 जनवरी 15 अगस्त को ना आई। प्रदीप जी से मैं यही आपत्ति रखवाऊं कि ये गलत बात है, नेता प्रतिपक्ष को आप नालायक बोले। बस प्रेम जी, मैं बहुत अच्छी बात कही मैंने कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के रहे 26 जनवरी और 15 अगस्त को, वो हर कार्यक्रम में पहुंचे, क्योंकि भारत देश का कार्यक्रम है, तो खड़गे साहब के लिए पहुंचे। आपको पता है कि 10:20 पे आपके कांग्रेस कार्यालय में झंडा फहरा, वो आ सकते हैं, ये आपको भी अच्छी तरह पता है। क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं फहराती थी 15 का 26 जनवरी को? तो बदला लिया गया है, आप नहीं, आप जवाब नहीं देंगे, आप जवाब देंगे न कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब दे। अधिकार तो सब में चाहिए, अधिकार तो सब में चाहिए। सुन लीजिए, मैं खत्म कर रहा हूँ। अधिकार तो आपको सब जगह चाहिए, मगर अधिकारियों वाली बातें नहीं करेंगे। अधिकार हर जगह चाहिए, हक आपको सब जगह चाहिए। मुकेश एक मिनट प्रदीप जी, एक मिनट, एक और महत्वपूर्ण पहलू है। आज आम आदमी पार्टी ने एक बात कही, जरा मुकेश जी उस बात को साफ करिएगा। आप लोग ये कह रहे हैं कि 900 करोड़ रुपए का हमने एस्टिमेट भेजा था केंद्र सरकार को, ठीक, आपको 1 रुपया 1 पाई नहीं मिली। ये पूरा आयोजन आपके द्वारा हुआ, सब कुछ आप ये कह रहे हैं। देखिए चावला जी, इस बात का जवाब देने के पहले 1-2 बातें और करना चाहूंगा जो महत्वपूर्ण है। हाँ। अगर G20 पर आज चर्चा हो रही तो उस पर भी थोड़ी चर्चा होनी भी चाहिए। हाँ।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो विदेश नीति इस तरह की रही है चावला जी, कि जो रसिया कभी भी पाकिस्तान की ओर रुख नहीं करता था, आज उसके साथ संयुक्त सैन्य अभियान चला रहा है। नेपाल के साथ हमारे बेहतरीन दोस्ताना रिश्ते थे और आज नेपाल चीन के साथ गलबैया कर रहा है। और इस G20 में एक संदेश भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं कमी तो रह गई हमारे विदेश नीति में, कि आज अगर G20 के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में बात करना चाहेंगे तो हम अभी रसिया के बारे में इस बात को तो कह रहे हैं कि हमने रसिया का नाम नहीं लिया, लेकिन रसिया पाकिस्तान के साथ सैन्य अभियान चला रहा है, इस पर ये जवाब नहीं दे पाएंगे, नंबर एक। दूसरी बात मैं कह दूं, G20 में जो आपने कहा कि 900 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने खर्च किया, 4000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है, तो 900 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने भी खर्च किया। और दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से बोला था कि 900 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, उसको देना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो दिल्ली सरकार ने उस पर एतराज भी नहीं जताया कि भाई देश का आयोजन है, हमारी भी उसमें सहभागिता है पूरी तरीके से, तो हम कर रहे हैं। और एक बात और मैं कह दूं कि अभी ये कह रहे थे कि विपक्ष, देखिए मजबूत लोकतंत्र तभी कहा जा सकता है जब विपक्ष मजबूत हो, विपक्ष को सम्मान मिले। जब भाजपा के प्रवक्ता इस तरह बैठ के विपक्ष के नेता को नालायक करते हैं तो बड़ा शर्म लगती है कि किस तरह के लोकतंत्र की परिकल्पना ये लेकर इस देश में। हम मान भी सकते हैं जिन लोगों ने 52 साल तक तिरंगे को सम्मान नहीं दिया, वो इनकी मात्र संस्था है, तो इस तरह का भाव इनका होगा, इसमें कोई गुरेज नहीं है। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, कैबिनेट मंत्री संवैधानिक बनाया गया था। ठीक, प्रदीप जी वो शब्द वापस ले लीजिए, इस पर आपत्ति है प्रेम जी को भी, मुकेश जी को भी और संजीव जी को भी। और प्रदीप जी का ऑडियो उठा दीजिए। प्रदीप जी, मैंने नालायक, देखिए मैंने खड़गे साहब को नालायक नहीं, ऐसे लोग बोला, आप ये मत बोलिए। मैं खड़गे साहब बहुत वरिष्ठ है, हाँ। और मुझे मेरी भारतीय जनता पार्टी ने तमीज सिखा रखी है मुझे, और अगर मैंने बोला भी मैं इसके लिए पूरे देश से माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़ के। मेरे बड़े हुए मुझे कोई नहीं, सभा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद, कोई मुझे आपत्ति नहीं है। मगर श्रीमान, आप विदेश नीति की बात करते शर्म आने से दिल्ली की बात कीजिए, पंजाब की बात कीजिए, आपको विदेश नीति से क्या लेना। इसका झंडा सफेद था, झाड़ू लगी हुई, तो झंडे ने कलर चेंज कर दिया। किससे करने झंडा? झंडे से मैचिंग करेंगे, और झंडा किससे मैच खाता है अपना? खालिस्तानियों से। यहाँ आके विदेश नीति सिखा रहे हैं हमारे को आके। सुनिए जी, एक मिनट सुनिए भाई साहब, सुनिए एक मिनट। और आप क्या करें? 900 करोड़ रुपए, एक मिनट सुनिए, 900 करोड़ रुपए कुछ नहीं देंगे आपने मंत्री से। पार्टी की दिल्ली शामिल में आता है, पैसे लगाए आपने 900 करोड़ रुपए, दिल्ली बर्बाद कर रखी है, फ्लाईओवर पूरे नहीं हो रहे आपके, यहाँ ये सब बांटने वाला नहीं, मैं बार बार कर रहा हूँ, अपना पता नहीं, कोई जवाब नहीं है आपको पता है। सुनिए क्या होती है 2007 में कितनी थी? 9% थी। अरे सुनो भाई साहब, आपको जान के बता रहा हूँ, बड़ी है 2011 में भी थी। बताता हूँ, सुनिए किस तरह की बातें कर रहे हैं? सुनो भाई साहब, अरे सुन तो लो यार। क्या बताएंगे आप? झूठ बोलते हैं, अच्छी बात बोलते हैं, रोजगार का आंकड़ा आप नहीं दे पाते हैं, आप ये बता पाते हैं कि महंगाई कैसे दूर हो गई, आप ये नहीं बता पाते कि जनता के समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, आप ये नहीं बता पाते कि वन नेशन वन एजुकेशन की फार्मूला कैसे लागू करेंगे। इस तरह की बातें करते हैं, हाथ जोड़ते जा रहे थे। जिस काम के लिए आपको सत्ता होती गई उस काम को आप करेंगे नहीं, केवल गाल बजाएंगे आप। अरे आपको क्या पता विदेश नीति के बारे में? एक बोतल के बदले 2 बोतल ले लो, ये पता है आपको? कमीशन के बारे में पता है आपको? कैसे नशीले पदार्थ पंजाब में सबसे ज्यादा उतर रही है, पता है आपको? यहाँ प्रदीप जी ये नहीं, प्रदीप जी प्लीज ये नहीं, 1 बोतल 2 बोतल वाली बात नहीं। देखो चावला जी, आईना दिखाना चाहिए। अभी 8 वर्ष हुए गोदी में, आईना क्या दिखाएंगे? आप लोग के बल पे चलाने वाले लोग, आप आईना क्या दिखाएंगे? कमी हो सकती है, अपने शरण देते हैं, आप आईना क्या दिखाएंगे? आप भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे लोग, आप आईना क्या दिखाएंगे? सुन लो, आप देश को बर्बाद करने पर तुले हुए, देश को बेचने पर तुले हुए, आप आईना दिखाएंगे?
नहीं नहीं, ये वाली बात नहीं, एक के साथ एक फ्री वाली नहीं नहीं, वो स्कीम खत्म कर दी मुकेश जी ने। अब खैर, एक मिनट नहीं, विदेश नीति की बात अगर कांग्रेस का है, प्रेम जी का, तो अच्छा लगता है। हमसे बड़े वरिष्ठ, अच्छा ठीक है, आपने बोल दिया ना। वो मुकेश जी प्लीज इस चैप्टर को क्लोज करिए। वो कह रहे हैं कि विदेश नीति की बात नहीं कर सकते, आप लोग शराब नीति की बात करते हो। आपने कहा 900 करोड़ की बात, आपने कहा 900 करोड़ की बात खर्च करे इन्होंने। वाह भाई वाह, अरे कितनी सफाई से चावला जी कहा जा रहा है कि 900 करोड़ रुपया का नाम नहीं लिया गया। भैया मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान रसिया के साथ कैसे एक मिनट प्रदीप जी एक बात बताइए, एक मिनट। जो बात प्रेम जी ने उठाई और संजीव जी ने भी उठाई और मुकेश जी ने भी उठाई, देश में चर्चा है G20 की, ठीक, आपने कहा सफल आयोजन, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष का यह आरोप है कि G20 के आयोजन में कितने, ध्यान से सुनिएगा, 4100 करोड़ यानी कि 4100 करोड़ खर्च किए गए। 4100 करोड़ G20 के आयोजन में 4100 करोड़ रुपए खर्च हुए। भारत मंडपम में 2700 करोड़ सिर्फ खर्च हुए। सर बोलो जी। 4100 करोड़, बिल्कुल भी जो भारतीय मंडप बनाया गया है, इस आयोजक तो हो चुका है। जब वो कमाई करके देगा ना आपको, तब आपको पता लगेगा। जिस तरह भारतीय रेल का विस्तार हो रहा है, अरे फिर भैया बोल रहे हैं आप, सुन लीजिए प्लीज, आपको कुछ पता है नहीं है। 900 करोड़ रुपए गिनती आपने, पता है आपको? एक मिनट से प्रदीप जी का ऑडियो रहेगा। प्रदीप जी एक मिनट, प्रदीप जी बहस नहीं प्लीज, मुद्दे पे रहिए ना। 41 पता कुछ है नहीं बीच में। वो दावा कर रहे हैं कि 4000 करोड़ रुपए आपने पानी की तरह बहा दिए। चावला जी मुझे एक बात बताइए, क्या किसी ने अपनी निजी धरोहर बनवाई है क्या? वो देश के लिए बनी है और देश को समर्पण है। अच्छा, और उसमें देश का ही कार्यक्रम हुआ और आपने जितने MOU साइन करे हैं। सर एक मिनट करेक्ट कर दीजिएगा। अरे मैं खत्म कर रहा हूँ, लास्ट बात हो कह के, मैं आम आदमी पार्टी वाले जरा पाकिस्तान कर रहे थे। नहीं, आम आदमी पार्टी विषय ही नहीं है सर आज। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट, मैं गलत होऊंगा तो प्रेम जी करेक्ट कर देंगे। मुझे एक बात बताइए कि आपने कहा कि देश के लिए हुआ, सब कुछ देश के लिए हुआ, और जो पर्दे लगाए गए थे गरीबों की झुग्गियों के आगे, वो भी देश के लिए हुआ था। क्या दिखाना चाह रहे थे? मतलब वही तो पूछ रहा हूं, क्या छिपाना चाह रहे थे आप? छिपाई तो बहुत कुछ चीज है। क्या? जहाँ मलबा पड़ा था, अगर छुपाया तो क्या दिक्कत है? सर वो मलबा नहीं है। नहीं, मैंने ये कहा कहीं मलबा भी पड़ा हुआ था या कहीं झुग्गी झोपड़ी थी, तो क्या की आपत्ति है? कांग्रेस तो पूरी झुग्गियां छुपाती थी। और नहीं, तो आपने तीर तो दागा है, जवाब ले लीजिए पूरा। चावला जी संमेलन में आप भी अगर बुरा मत मानिएगा, मेरे आपके घर में मेहमान आएंगे ना और चीनी खत्म हो जाएगी तो सबके सामने चीनी ले लेने जाओगे आप किसी गरीब घर में? ये हमारी कामयाबी है सर। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप कैसे आगे आएंगे? उस सरकारों को लाएंगे जिन पे AK-47 की गोली खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के पैसे नहीं थे, और आज जब आप चाह रहे हैं चले, तो फिर मैं उनकी बात ना करूं जो 3 दिनों तक जो रेडी तक नहीं लगवा पाए। वो भी तो खाते होंगे ना सर, रोज कुआं खोदते होंगे, रोज पानी। बिल्कुल। चावला जी ये भी तो बताइए, जितनी टैक्सी चल रही थी उनको तो मुआवजे की बात करनी की किसी ने? दोबारा बोलिए। मैंने कहा उनके तो मुआवजे की बात किसी ने नहीं की। किनके मुआवजे की बात नहीं करी? जो बेचारे 3 दिन तक रेडी नहीं लगा पाए, अपनी ठेला नहीं लगा पाए। ठेले क्यों नहीं लगा पाए आप बताइए? क्या आपको नहीं पता या मुझे नहीं पता? हाँ, क्या इस देश के अंदर मेहमान नहीं आए कभी भी? अरे सर, भारत वर्ष के अंदर बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फाइनल कमेंट मैं आपका ले रहा हूं प्रदीप जी, फिर मैं प्रेम जी के पास। एक बात बताइए, उदाहरण के तौर पर आपने कहा कि ये आयोजन में पैसा जो खर्च हुआ वो देश की शान बढ़ाने के लिए था, ठीक, और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सिर्फ ब्रांडिंग के लिए आप लोगों ने ये पैसा पानी की तरह बहाया। जैसे कि G20 में आयोजन में जो अब तक के देशों में जहां जहां आयोजन हुआ वहां कितना खर्च हुआ, मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं। जैसे इन्होंने दावा किया कि भैया आपने 4100 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाया, जापान में इससे आधा यानी कि 2600 करोड़ रुपया, 2660 करोड़ रुपया एग्जैक्ट फिगर, इतना पैसा G20 पर खर्च हुआ था। जर्मनी महज 642 करोड़ रुपया जर्मनी में खर्च हुआ। अर्जेंटीना
931 करोड़ रुपए खर्च हुए महज, रूस में 170 करोड़। और आपने जो आरोप लगा रहे हैं कि 4100 करोड़ रुपया खर्च किया सिर्फ ब्रांडिंग के लिए। क्या चावला जी हमारे यहाँ स्ट्रक्चर था ऐसा? उन विदेशों में जहां के जिनके आपने नाम लिए, हाँ, उनके सरकारों ने, जितनी सरकारें चेंज हुई ना, उन्होंने अपने यहाँ ऐसी डेवलपिंग रखी है जो उनके कम खर्चा है। अच्छा, क्या आप इंदिरा गांधी स्टेडियम में कराते या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कराते? कहा स्टेडियम में कराते? कहाँ कराते? अच्छा, लोकसभा या विधानसभा में कराते? ये चीज भी देखे ना आप, चीज के बारे में। ठीक, आदमी ने अपना घर अगर अच्छा बनाया मेहमान बुलाने के लिए, तो आप कहाँ बुलाओ? क्या स्ट्रक्चर काम पे रहता? क्या स्ट्रक्चर अगर सरकार ने? ये कह रहे हैं कि आप पैसों का जिक्र करते हैं। एक मिनट चावला जी, एक मिनट, ये पैसों का जिक्र करते हैं, अपने घर में थोड़ी ना लेकर गए, देश में ही तो लगाया। एक मिनट फाइनल कमेंट ले लीजिए सर, वक्त नहीं है। खत्म कर रहा हूँ। क्या ये जो आज प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, अगर कल सरकार चेंज होती है तो क्या और जो सरकार बना के जो आएंगे, क्या वो यूज नहीं करेंगे क्या? ठीक, प्रेम जी प्लीज जल्दी से। देखिए, आयोजन सफल रहा, इसके लिए पूरे देश की जनता जो है बधाई की पात्र है, सरकार भी बधाई की पात्र है। और अगर जिसमें जो खामियां हुई, कई चीजें पहली बार हुई, जैसे उसकी आलोचना भी होगी। और प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से मीडिया को बाहर कर रहे थे, थरूर जी को तारीफ कर रहे हैं, इससे पहले नहीं हुआ। वो मंडपम में शशि थरूर 2700 करोड़ खर्च होने के बाद पानी हुआ, ये भी कुछ न कुछ भ्रष्टाचार की कहानी कहता है। तो ये चीजें हुई, आलोचना भी है ना, सीखना पड़ेगा। जी फाइनल कमेंट 10 सेकंड। देखिए तिलक जी, अभी जैसे आपने प्रदीप जी से सवाल पूछा कि पर्दे के पीछे किनको ढका गया, तो उन्होंने हमारे देश के जो वोटर हैं, जो हमारे देश के सिटीजन हैं, उनको मुद्दे से कंपेयर कर दिया। तो ये भाजपा की जो सरकार है, ये सूट बूट वालों की सरकार है, जिनको गरीब तबके के लोगों से उनकी जात है, जब उनसे वोट लेने जाना होता है, और जब भी कोई आयोजन होता है, और जब भी कोई आयोजन होता है, तो उनको पर्दे के पीछे ढक देती है। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मुकेश जी आना चाह रहा था आपके पास, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, समय पूरा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका भी, प्रेम जी आपका भी, संजीव जी आपका भी, और मुकेश जी आपका भी। तो ये सियासत का 2020 शुरू हो गया G20 खत्म होने के बाद। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन भारत के ऊपर भी सियासी महाभारत जारी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।